नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ मतलब कितना आसानी से हो जाता है। अच्छी नौकरी, अच्छे रिश्ते, सही मौके, ऐसा लगता है जैसे किस्मत उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हमारे पास वाइब्रेशन एंड अलाइनमेंट, मास्टरिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम के एक लेख से कुछ दिलचस्प अंश हैं। और ये लेख कहता है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि वाइब्रेशन का एक विज्ञान है। तो इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलिए इसे ज़रा खोल कर समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार से होती है कि आप जिस एनर्जी पे फोकस करते हो वही एनर्जी आप अपनी ओर खींचते हो। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लेख के अनुसार ये कोई नया विचार नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह। अच्छा, आप चाहें ग्रेविटी में विश्वास करें या ना करें, अगर आप कुर्सी से गिरेंगे तो नीचे ही आएंगे। हाँ, ये तो है। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम भी हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं, चाहे हम इसे समझें या नहीं। ये हमारे हर विचार और हर भावना के साथ अनजाने में भी काम करता ही रहता है। ठीक है, तो अगर ये एक विज्ञान है, तो इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? लेख की शुरुआत वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट से होती है। वो कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ, हर एक चीज ऊर्जा है, और हर ऊर्जा एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे हाथ में रखा फोन भी। हाँ। और ये वाइब्रेशन वाली बात पहली बार में थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है। इसे समझने का एक अच्छा तरीका रेडियो का हो सकता है। जैसे अगर आपको 98.3 एफएम पर कोई गाना सुनना है, तो आपको अपने रेडियो को ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। सही है। आप 92.7 पर रहकर 98.3 का गाना नहीं सुन सकते। लेख का तर्क है कि यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आपकी मनचाही चीज, चाहे वो सफलता हो, खुशी हो या पैसा, वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर है, और उसे पाने के लिए आपको अपनी सोच और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना होता है। मतलब यूनिवर्स हमारी भाषा नहीं समझता। अगर मैं कहूँ मुझे अमीर बनना है, तो क्या यूनिवर्स को ये शब्द सुनाई नहीं देते? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लेख में एक बहुत मजबूत लाइन है, यूनिवर्स को आपकी भाषा समझ नहीं आती, यूनिवर्स को बस फ्रीक्वेंसी समझ आती है। ओहो। आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके शब्दों के पीछे की भावना, उसके पीछे का विश्वास, उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर कोई सोचता है मैं एक अच्छी जिंदगी का हकदार हूं, और उसे पूरे दिल से महसूस करता है, तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज रहा है। लेकिन अगर वो यही बात डर या शक के साथ सोचे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, और यूनिवर्स उस लो फ्रीक्वेंसी को ही पकड़ता है। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। लेख के मुताबिक असली मैनिफेस्टेशन वो तब होता है जब एक मजबूत विचार के साथ एक उतनी ही मजबूत भावना भी जुड़ी हो। विचार प्लस भावना इक्वल्स आकर्षण। एकदम सही। भावना उस विचार को दी गई ऊर्जा है, उसका फ्यूल है। फ्यूल, हाँ। बिना भावना के विचार एक खाली गाड़ी की तरह है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज कहता है मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर से दिल के किसी कोने में उसे अपनी काबिलियत पर शक है, या उसे लगता है कि पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, तो वो यूनिवर्स को दो अलग अलग सिग्नल भेज रहा है। एक कंफ्यूजिंग सिग्नल। बिल्कुल। एक तरफ सफलता की फ्रीक्वेंसी और दूसरी तरफ शक की। और यूनिवर्स इस कंफ्यूजन को स्वीकार नहीं करता, उसे एकदम स्पष्ट सिग्नल चाहिए। तो एक तरह से हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। बिल्कुल। इसे एक और सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, जिसके बारे में लेख में बताया गया है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। हाँ। यानी जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं बहने लगती है। अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप उसी कमी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका ध्यान चिंताओं पर है, तो चिंताएं और बढ़ेंगी। और अगर आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों के लिए आभार यानी ग्रैटिट्यूड पर है, तो आपकी जिंदगी में ऐसी और चीजें आएंगी जिनके लिए आप आभारी हो सकें। ये कोई जादू नहीं लगता? ये कोई जादू नहीं है। मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से जोड़कर देखा जा सकता है। अच्छा। ये हमारे दिमाग का एक फिल्टर है
जो हमें दुनिया में वही चीजें दिखाता है जिन पर हमारा फोकस होता है। जैसे जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो आपको अचानक सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। हाँ हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी थीं, पर आपका दिमाग अब उन्हें नोटिस कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समर्थक कहते हैं कि यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी सही रखनी है और अपनी भावनाओं पे ध्यान देना है। लेकिन लोग अक्सर कहाँ गलती कर बैठते हैं? लेख में कुछ आम गलतियों का जिक्र है। हाँ, लेख 3 बड़ी गलतियों पर रोशनी डालता है जो लोग अक्सर करते हैं। पहली है जबरदस्ती करना, फोर्सिंग। लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा को पकड़ कर रखना होगा, उसके बारे में दिन रात चिंता करनी होगी। लेकिन लेख कहता है कि मैनिफेस्टेशन परेशानी से नहीं बल्कि अलाइनमेंट से होती है, यानी सहजता से। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो आप कमी की वाइब्रेशन भेजते हैं। दूसरी गलती शायद डर है, फियर। बिल्कुल, डर कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। ये डर आपकी वाइब्रेशन को तुरंत नीचे गिरा देता है। जितना ज्यादा डर महसूस होता है उतनी ही ज्यादा देरी होती है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती है शक, डाउट। शक एक ऐसा वाइब्रेशन ब्लॉक है जो आपके पूरे सिग्नल में गड़बड़ी पैदा कर देता है। ये यूनिवर्स को ये मैसेज देता है कि आप खुद ही अपनी इच्छा पर विश्वास नहीं करते। तो ये 3 गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित है? लेख में एनर्जी ब्लॉक्स की भी बात की गई है। ये क्या है? ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। एनर्जी ब्लॉक्स सिर्फ गलतियां नहीं हैं, ये हमारे अंदर जमी हुई गहरी रुकावटें हैं। अच्छा। जैसे कि आत्मसंदेह, जिसे सेल्फ डाउट कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं। हाँ। असफलता का डर, अपने आसपास नकारात्मक लोगों का होना जो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। और सबसे गहरा ब्लॉक, अतीत के आघात यानी पास्ट ट्रॉमा। जब तक इन गहरी रुकावटों को ठीक नहीं किया जाता, कोई कितनी भी सकारात्मक सोच रख ले, उसकी वाइब्रेशन हमेशा कम ही रहेगी। तो इसका उपाय क्या है? लेख इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन को सबसे अच्छा उपाय बताता है, क्योंकि ध्यान हमें अपने अंदर की इन रुकावटों को पहचानने और उन्हें शांत करने में मदद करता है। ठीक है, तो गलतियां तो समझ आ गई, पर ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि शक नहीं करना चाहिए, फिर भी मन में शक आ ही जाता है? क्या इसका कंट्रोल कहीं और है, शायद हमारे अवचेतन मन में? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेख अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को असली मैनिफेस्टेशन मशीन कहता है। असली मैनिफेस्टेशन मशीन? हाँ, हमारा चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सिर्फ 5% कंट्रोल करता है। बाकी 95% शो तो अवचेतन मन ही चला रहा है। चीजें तब आसानी से आकर्षित होती हैं जब हमारा चेतन मन जो इच्छा करता है और हमारा अवचेतन मन जिसमें हमारे गहरे विश्वास होते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हों। लेकिन अवचेतन मन को कैसे मनाया जाए, उसे कैसे समझाएं कि हम क्या चाहते हैं? यहाँ आकर्षक बात यह है कि अवचेतन मन को शब्द या लॉजिक समझ नहीं आते। अच्छा। उसे तस्वीरें और भावनाएं समझ आती हैं। जब कोई अपनी मनचाही चीज की तस्वीर अपने मन में बार बार बनाता है और सबसे जरूरी उसे पाने की खुशी, उत्साह या शांति को महसूस करता है, तो अवचेतन मन को ये लगने लगता है कि ये घटना सच में हो चुकी है। अरे वाह! वो असली अनुभव और एक बहुत गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। और जब अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है, तो वो यूनिवर्स में ऐसी परिस्थितियां और अवसर बनाने लगता है जो उस विश्वास से मेल खाती हों। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह उठते ही ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का ख्याल और दिन भर की भाग दौड़, एक आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को असल में इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या लेख कुछ छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है? हाँ, और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात है। वो भारी भरकम फिलॉसफी के बाद बहुत ही सरल करने लायक तकनीकें बताता है। लेख का दावा है कि अगर इन 5 छोटी छोटी तकनीकों को रोज किया जाए तो 1-2 हफ्तों में ही ऊर्जा में बदलाव महसूस होना शुरू हो सकता है। विजुअलाइजेशन, 5 मिनट शांति से बैठकर उस चीज की कल्पना करना जो चाहिए, जैसे कि वो पहले से ही मिल चुकी है। यहाँ सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है। उस सफलता की खुशी, उस रिश्ते का प्यार, उस सेहत का सुकून। मतलब भावनाएं सबसे जरूरी है। बिल्कुल, भावनाएं ही सब कुछ हैं। तीसरी है एफर्मेशंस, 2 मिनट कुछ सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, जैसे मैं योग्य हूं या यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में काम करता है। चौथी और शायद सबसे मुश्किल, क्या है? जाने देना,
लेटिंग गो। एक मिनट, यहीं पे मुझे कंफ्यूजन है। लेख कहता है कि जाने दो, लेट गो, लेकिन साथ ही कहता है कि उस पे फोकस करो और विजुलाइज करो। ये दोनों बातें तो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ लगती हैं। क्या लेख इस विरोधाभास को समझाता है? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है और लेख के मुताबिक इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बस समझने का फेर है। अच्छा, कैसे? फोकस करने का मतलब है कि आप क्या चाहते हैं उस पर पूरी तरह से स्पष्ट होना और उसे महसूस करना, और जाने देना का मतलब है कि वो चीज कैसे और कब मिलेगी उसकी चिंता और बेचैनी को छोड़ देना। अच्छा। आपको अपनी इच्छा यूनिवर्स को बताकर उस पर भरोसा रखना है, पर उसके नतीजे से जुड़ी बेचैनी को छोड़ देना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देकर बावर्ची पर भरोसा करते हैं, ये नहीं सोचते कि वो नमक कब डालेगा या सब्जी कैसे काटेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। और पांचवी तकनीक क्या है? पांचवी तकनीक है हाई वाइब्रेशन एक्शन, जिसे अलाइंड एक्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब है सिर्फ सोचना नहीं बल्कि ऐसे काम करना जिन्हें करके आपको अंदर से अच्छा और उत्साहित महसूस हो। इसमें और हार्ड वर्क में क्या फर्क है? मेहनत तो सभी करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। लेख के अनुसार फर्क भावना का है। हार्ड वर्क अक्सर संघर्ष, तनाव और मजबूरी से जुड़ा होता है। मुझे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो। जबकि अलाइंड एक्शन वो काम है जो आपको अंदर से सही, हल्का और प्रेरित महसूस कराए। अच्छा। ये वो कदम है जो आपको लेने में मजा आए, डर या मजबूरी नहीं। जैसे किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए डर से 18 घंटे काम करना हार्ड वर्क है, लेकिन उसी बिजनेस के लिए उत्साह से नए आइडियाज पर काम करना या सही लोगों से मिलना अलाइंड एक्शन है। समझ गए। ये वो कर्म है जो संघर्ष से नहीं बल्कि एक सहज बहाव से आता है। अच्छा, तो जब हम ये सब कर रहे होते हैं और सही रास्ते पर होते हैं, तो क्या यूनिवर्स हमें कोई इशारा, कोई संकेत देता है? हाँ, लेख कहता है कि जब कोई अपनी वाइब्रेशन को सही कर लेता है और अलाइनमेंट में आ जाता है, तो यूनिवर्स उसे संकेत भेजना शुरू कर देता है। कैसे संकेत? ये बड़े ही मजेदार संकेत हो सकते हैं, जैसे घड़ी पर या नंबर प्लेट पर बार-बार 1111, 222 या 444 जैसे नंबर दिखना। हाँ, ये तो मैंने सुना है। या फिर अचानक सही लोगों से मुलाकात हो जाना जो आपकी मदद कर सकते हैं। अप्रत्याशित अवसर सामने आना, या फिर एक बहुत मजबूत आंतरिक आवाज, मतलब गट फीलिंग का आना, जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत। लेख कहता है कि ये संकेत आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंफर्म करने के लिए हैं कि आप सही वाइब्रेशन में हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। और ये सब उस अवस्था का हिस्सा है जिसे लेख अलाइंड होना कहता है। इस अवस्था में असल में होता क्या है? अलाइंड होना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक महसूस करने की अवस्था है। लेख के अनुसार जब कोई अलाइंड होता है तो उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति यानी इंट्यूशन बहुत मजबूत हो जाती है। अच्छा। सही फैसले बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से लिए जाते हैं। मन में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति सफलता, पैसा, प्यार और अवसरों के लिए एक चुंबक बन जाता है। एक मैग्नेट की तरह। बिल्कुल, चीजें उसके पीछे नहीं भागती बल्कि उसकी ओर खिंची चली आती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो? लेख इसे एक बहुत ही शक्तिशाली अफर्मेशन में समेटता है। मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूं और मेरे विचार मेरी हकीकत बना रहे हैं। ये सब कुछ जबरदस्ती पाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि आभार, विश्वास और चीजों को सहजता से स्वीकार करने की अवस्था में रहने के बारे में है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इच्छाधारी सोच यानी विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति यानी अपनी वाइब्रेशन, अपनी भावनाओं और अपने ध्यान को सक्रिय रूप से प्रबंधित करके अपनी बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करने का एक पूरा ढांचा है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। लेख में एनर्जी ब्लॉक्स को हटाने के लिए अतीत के आघात यानी पास्ट ट्रॉमा को ठीक करने का उल्लेख है। इस पूरी चर्चा के बाद सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक एनर्जी ब्लॉक या गहरा विश्वास है, शायद बचपन का कोई अनुभव या कोई पुरानी असफलता, जो आपको आज भी रोक रहा है। और क्या लेख में दिए गए ये टूल्स जैसे विजुअलाइजेशन या एफर्मेशंस उसे हिलाने के लिए काफ़ी हैं, या असली बदलाव के लिए कहानी और भी गहरी है और उसे सुलझाने के लिए और गहरे काम की ज़रूरत है?